नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं क्या करता हूं अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। आपको मेरी रूटीन के बारे में तो पता ही होगा कि मैं मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता हूं, लेकिन आप लोगों में से बहुत लोगों को मेरे माइंडसेट के बारे में नहीं पता कि मैं किस तरीके का माइंडसेट रखता हूं अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, और अगर कोई प्रोसेसेस करता हूं तो कौन से करता हूं। अब ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था और उन्होंने ये पूछा था बेसिकली कि आप तो मैनिफेस्टेशन के एक्सपर्ट हो, तो आप कैसे मैनिफेस्ट करते हो अपनी डिज़ायर्स को। आप तो जो भी चाहते हो वो आप इमिडिएटली मैनिफेस्ट कर लेते होंगे। तो मेरा आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल था और बहुत ज़्यादा यूनिक भी था, और आंसर ये था कि मैं बिल्कुल भी मैनिफेस्टेशन करता ही नहीं। मैनिफेस्टेशन करना मैंने तभी छोड़ दिया था जब मैं अब्राहम को सीखना स्टार्ट कर चुका था। ऑब्वियसली स्टार्टिंग के टाइम पे मैं करता था, लेकिन धीरे धीरे वो आदत मेरी छूटती चली गई, जहाँ पर मैनिफेस्टेशन मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट होने ही नहीं लगी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ आगे समझाना चाहता हूँ ताकि आप मेरे माइंडसेट के बेसिस पे इस चीज़ को समझ सको कि मैं मैनिफेस्ट करता नहीं हूँ, मैनिफेस्ट हो जाता है। और जैसा कहा जाता है ना अब्राहम की लैंग्वेज में कि आप एक्शन से मैनिफेस्ट नहीं करते हो, आप अपनी अलाइनमेंट से मैनिफेस्ट करते हो। तो जब अलाइनमेंट से ही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है तो फोकट में मैं क्यों परेशान करूँ अपने आप को। और जब तक मैं अब्राहम से नहीं मिला था, यानी उनको जब तक मैंने नहीं पढ़ा था, मैं सारी चीज़ें पढ़ पढ़ के थक चुका था। 100 से ज़्यादा किताबें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतनी जानकारी, सब कुछ मेरे माइंड में एक वेस्ट की तरह बन चुकी थी, जो 0% यूज़ में थी और लाइफ में मेरे आप बोलो रेजिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा चुकी थी। क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी मेरी लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं हुआ था। उल्टा अब्राहम ने आकर के तो सारी चीज़ें छुड़ा दी। नहीं तो मैं तो हर हफ्ते यानी एक हफ्ते में मैं एक बुक कंप्लीट कर लेता था। पूरे साल भर में मैं 50 किताबें कंप्लीट कर लेता था पढ़ करके। डेली सुबह 4 बजे मैं उठ जाता था, 9 साढ़े 9 बजे तक मैं सो जाता था। तो इस तरीके की रूटीन में बनाने की कोशिश करता था। हालांकि मैं उस तरीके का इंसान कभी बनना नहीं चाहूँगा, लेकिन बस बनने की कोशिश इसीलिए करता था क्योंकि मुझे लगता था कि ये सही तरीका होता है जीने का। लेकिन अब्राहम ने धीरे धीरे सिखा दिया कि सही तरीका वही है जीने का जैसा आप जीना चाहते हो। और ऐसा मैं इसीलिए रहा हूँ क्योंकि अक्षय कुमार का इन्फ्लुएंस मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहा है। मेरे फेवरेट हीरो है वो, तो इसीलिए मैं उनकी तरह लाइफ स्टाइल अपनी क्रिएट करने की कोशिश करता था। उनकी तरह 4 बजे उठूँ, उनकी तरह जल्दी सो जाऊँ। लेकिन यही रूटीन अगर अक्षय कुमार फॉलो करते हैं तो उनकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छा भी है। लेकिन वहीं अगर मैं इस चीज़ को फॉलो करूँ तो इसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिवली पड़ता है मेरी लाइफ में। क्यों? क्योंकि ये मेरी नेचुरल डिज़ायर नहीं है। मैं खुद से ये चीज़ नहीं बनना चाहता। मुझे बस ये लगता था कि हाँ, मेरे वो फेवरेट सेलिब्रिटी है, अगर मुझे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो मुझे उस पर्सन की तरह बिहेव करना होगा जो मेरी नज़र में सक्सेसफुल है, जिन्हें मैं मानता हूँ कि वो सक्सेसफुल है या उनकी लाइफ अमेजिंग है। तो उनकी तरह मुझे अपनी लाइफ जीनी होगी, तभी मैं अपनी लाइफ को बेटर बना पाऊंगा। और इन चक्करों में मैंने अपने सालों दिए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन मैंने करके देखी ये चीज़ें और उसके बाद हट गई। ये मैं 16 के टाइम की बात कर रहा हूँ। 16 से पहले की आप समझ लो, 16 से पहले यानी 2014 के आप समझ लो, जब मैं 9th पास करके 10th में गया था। और 10th मैंने जब अपना कंप्लीट कर लिया था तो कॉलेज एडमिशन लेने से पहले जब मैं बॉक्सिंग क्लासेस अपनी ज्वाइन कर चुका था। ये तब की बात है क्योंकि उस वक्त मेरे पास टाइम होता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। और स्टूडेंट होने से पहले जब आप मैट्रिक देते हो तो 3-4 महीने का टाइम आपके पास पूरा खाली होता है। तो उस वजह से क्या होता था, मैं टाइम पूरा दे पाता था। तो ऐसे में क्या था कि स्टार्टिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई उतनी, लेकिन जब एक बार कॉलेज स्टार्ट हो गया तो टाइमिंग को लेकर के बहुत प्रॉब्लम आने लगी। मैं सुबह उठता था, अपना रनिंग वगैरह करता था, प्रैक्टिस करता था, और उसके बाद अपना नहा के मैं कॉलेज चला जाता था। और कॉलेज से जब मैं वापस आता था घर आकर के खाना खा के इमीडिएटली मैं अपने बॉक्सिंग क्लब में चला जाता था। और रात को आता था, रात को आकर के खाना खा के मैं इमीडिएटली सो जाता था। और जिस क्लब में मैं बॉक्सिंग करने जाता था वो मेरे घर से 1 घंटे दूर था वॉकिंग डिस्टेंस पे, क्योंकि मैं वॉक करते हुए ही डेली जाता था। और मैं उसी वाले बॉक्सिंग क्लब में इसीलिए जाता था क्योंकि मेरा कज़न ब्रदर भी मेरे साथ ही बॉक्सिंग करता था, तो हम दोनों साथ में जाते थे। तो स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन एक बार जब कॉलेज स्टार्ट हो गया तब बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। तो फिर ये रूटीन की वजह से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में बढ़ चुका था, क्योंकि पूरे दिन मैं इधर से उधर भागता ही रहता था। एक पल का भी टाइम नहीं मिलता था जहाँ मैं चैन से बैठ सकूँ। सीधा मैं घर में आकर के सीधा सो ही जाता था। तो बहुत स्ट्रांग रूटीन होती थी यहाँ पर मेरी, जहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेहनत बहुत होती थी। अगर क्लब 1 घंटे दूर है तो जाने में ही मुझे आने जाने में 2 घंटे लग जाते थे। 1 घंटे जाने में, 1 घंटे आने में, 2 घंटे की बॉक्सिंग प्रैक्टिस। और कॉलेज मेरा सुबह 7:30 बजे के अराउंड रहता था और छुट्टी मेरी 2 बजे के अराउंड हो जाती थी। और जब मैं घर आता था तो घर आते आते मुझे 2:30-3 हो जाते थे। उतने में मैं खाना वाना खा करके अपना फिर बॉक्सिंग क्लास जाता था 4 बजे तक। तो 4 बजे की मेरी क्लास होती थी, मैं 3 बजे घर से निकल जाता था। 6 बजे तक बॉक्सिंग होती थी, 7 बजे मैं घर पे वापस आता था। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो मेहनत बहुत ज़्यादा थी, एक्शंस बहुत ज़्यादा थे। अपनी लाइफ को लेकर के मैं फोकस था कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ बेटर करना है। तो एक्शन से तो मैं कभी पीछे हटा ही नहीं था, हमेशा से ही मैं एक्शन ओरिएंटेड रहने की कोशिश करता था। लेकिन जब अब्राहम ने ये चीज़ समझाई
कि आप अपनी लाइफ में एक्शन से चीज़ें नहीं क्रिएट करते हो, आप अपनी अलाइनमेंट से चीज़ें क्रिएट करते हो, और जब तक आपकी अलाइनमेंट नहीं होती आपका एक्शंस आपकी लाइफ में कभी आपको हेल्प नहीं कर सकते। तो उधर बॉक्सिंग क्या छूटनी थी, बॉक्सिंग तो छोटी छोटी, कॉलेज भी छूट गया। उसकी पूरी स्टोरी तो आपको पता ही है, कुछ दिन पहले ही शेयर की थी। अगर नहीं भी पता है तो कोई जानने वाली भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इतना जानो कि रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस की वजह से मेरी बॉक्सिंग भी छूट गई, मेरी आप समझ लो मेरा कॉलेज भी छूट गया। पहले बॉक्सिंग छोटी थी, बाद में कॉलेज छोटा था, लेकिन अगर आप वहाँ पर देखो तो वहाँ तो मैं सब कुछ कर रहा था, स्टिल मेरी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हुई जो मैं चाहता था, क्योंकि मैं एक तरीके से कॉपी करने की कोशिश कर रहा था किसी और पर्सन की लाइफस्टाइल को, और क्योंकि मुझे लगता था कि वो एक सक्सेस का रास्ता है। लेकिन अब्राहम ने जब रास्ता सही दिखाया तो मैं अपनी डायरेक्शन में चला। मुझे अपना रास्ता क्या मिला, अपना रास्ता सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट का रास्ता है, जहाँ पर एक्शंस लेने ही नहीं है। एक्शंस लेने से ज़्यादा आपको यहाँ पे इंस्पायर किया जाता है एक्शन ना लेने पर। तो वही चीज़ को मैं ज़्यादा करने स्टार्ट करने लगा, क्योंकि मैंने देखा हुआ था एक्शंस ले लेकर के कि कितनी मेहनत लगती है, स्टिल आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो सबसे पहले मेरे माइंडसेट में ये बात अब्राहम के थ्रू आई कि एक्शन से हम क्रिएट नहीं करते, हम अपनी अलाइनमेंट से क्रिएट करते हैं। तो तब से लेकर के अब तक अगर आप देखोगे तो एक्शंस पे मैं 0 एफर्ट देता हूँ। जैसे अगर मैं अपने काम को लेकर के आज की डेट में देखूँ ना, इतना आलसी तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं था जितना आज हूँ, और जितना हैप्पी, जितना सक्सेसफुल मैं आज हूँ उतना मैं कभी ज़िंदगी में था भी नहीं। उस वक्त तक मैं हर चीज़ से डरता था कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये गलत है, वो गलत है, लेकिन स्टिल परेशान रहता था। आज मैं देखूँ तो मैं कर्मा पे भी नहीं मानता, लेकिन इसका अगर मैं देखूँ तो मेरे माइंड में ही डर है ही नहीं, डर में से वो चीज़ें निकल गई, यानी डर मेरे माइंड में से निकल गया। तो पहला माइंडसेट मेरा ये होता है कि मैं एक्शन नहीं लेता, मैं सिर्फ अलाइनमेंट पे फोकस करता हूँ। दूसरा, मैं कर्मा पे बिलीव नहीं करता, मैं जगन्नाथ जी पे बिलीव करता हूँ। अगर मैं ये सोचता रहूँगा क्या सही है क्या गलत है, और उसी के पीछे अगर मैं मैनिफेस्टेशन में पड़ा रहूँगा तो मैं परेशान होता चला जाऊँगा। और कर्मा पर मैं बिलीव ही क्यों करूँ जब मुझे करना ही कुछ नहीं है। यानी कर्मा का बेसिक मतलब अगर आप देखोगे कर्म होता है, यानी जो आप कर रहे हो वो आपका कर्मा है। भले आप सोच करके कर रहे हो या आप करते हुए कुछ एक्शंस लेकर के कर रहे हो, लेकिन इस चीज़ को बेसिकली एक्शंस में ज़्यादा देखा जाता है। अब यहाँ पे मेरे एक्शंस क्या है, मेरा एक्शन है मेडिटेशन, मेरा एक्शन है अब्राहम की बुक को रीड करना। अब उसके अलावा कौन सा एक्शन मैं ले रहा हूँ, ना तो मुझे मेहनत करनी है, ना तो मुझे कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। बेसिकली एक सरेंडर टाइप वाला मोड मैं अपने माइंडसेट में रखता हूँ कि मैं यूनिवर्स पे छोड़ता हूँ, मैं जगन्नाथ जी पे छोड़ता हूँ कि वो क्या अपनी लाइफ में मेरी लाइफ में भेजते हैं। कुछ डिज़ायर्स होती है मेरी माइंड में, मेरे अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट हो जाती है, मुझे कुछ बहुत करना नहीं पड़ता। लेकिन जब देनी उन्होंने है तो वो दे देंगे। अगर गलत होगी तो वो माइंड में ही नहीं देंगे, यानी यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आप समझो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अब्राहम के अकॉर्डिंग अगर आप समझो, तो अगर आपके माइंड में कोई डिज़ायर आती है, मतलब अगर कोई डिज़ायर आपके माइंड में आई है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर उसको पूरी करने की पूरी क्षमता भी है, तभी वो आई है, अदरवाइज आती ही नहीं। तो इस माइंडसेट के साथ जब हम चलते हैं ना, तो हम सही गलत में से घुसना छोड़ देते हैं। यानी ये नहीं देखते कि ये सही है या गलत है, बस ये देखते हैं कि यूनिवर्स ने हमें ये डिज़ायर दी है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एट द एंड इसको करेगा पूरा यूनिवर्स ही। और इसमें क्या होता है कि डिज़ायर्स हमेशा मल्टीप्लाई होती रहती है। यानी आज आप एक डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे हो, कल को आपके पास 100 डिज़ायर होंगी, 100 मैनिफेस्ट कर लो, परसों 1000 होंगी। तो डिज़ायर्स कभी रुकती नहीं है, लेकिन हम डिज़ायर्स के पीछे भाग भाग के हमेशा परेशान हो जाते हैं। तो एक सरेंडर वाली चीज़ मैंने अपनी लाइफ में शुरू से रखी है कि अपनी लाइफ की सारी जिम्मेदारी मैंने दे रखी है जगन्नाथ जी को, या इसको अब्राहम की टीचिंग से भी आप मिक्स कर सकते हो। अब्राहम की टीचिंग में जैसा कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ अपनी अलाइनमेंट पे फोकस करो, तो वही मैं अपनी लाइफ में करता हूँ कि मेरा काम है अलाइनमेंट क्रिएट करना, बाकी यूनिवर्स को यानी जगन्नाथ जी को जो मेरी लाइफ में देना है दे दे। कुछ मेजर चीज़ें हैं मेरे पास होने के लिए, जैसे होना ही चाहिए मेरे पास, जैसे मनी है वो होना ही चाहिए, उसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। एक होता है फेमस होना, यानी फेम की मुझे कभी भूख नहीं है, ना मैं चाहता हूँ फेमस होना, तो उसकी मेरी डिज़ायर ही नहीं है, तो उसके लिए मुझे उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। एक मेरे लिए मनी हो जाता है, प्लस एक ये हो जाता है कि मेरा कंटेंट हमेशा बेटर होता रहे और लोगों को सर्व करता रहे, यानी जो भी देखे उसकी लाइफ में इम्पैक्ट आए, और ये बेसिकली उन्हीं लोगों तक पहुँचे जो एक्चुअल में इसकी नीड में है, यानी जिसको ज़रूरत है और जो सीखने के लिए तैयार है, उन्हीं तक मेरा चैनल पहुँचे। और बाकी ओवरऑल हेल्थ और रिलेशनशिप्स जैसे करियर बाकी सबका होता है, बस वही 3-4 चीज़ें मेजर जो चीज़ें हैं मेरी लाइफ की, वही मेरी डिज़ायर रहती है, वही मैंने सभी मैनिफेस्ट कर ली है। अब उसके ऊपर अगर मैं बोलूँ तो मेरी कोई बहुत बड़ी डिज़ायर्स नहीं है। अभी मैं उस छोटे बच्चे की तरह रहता हूँ जिसको गिफ्ट के तौर पे चीज़ें मिलती हैं लाइफ से, यानी मैं मैनिफेस्ट नहीं करता, मैनिफेस्ट हो जाता है। कुछ चीज़ें जैसे मेजर वाली होती है कि करियर में ये चीज़ चाहिए, इस तरीके से आगे बढ़ना है, तो वो चीज़ें तो होती रहती है, लेकिन साथ ही साथ जो डे टू डे बेसिस पे अगर मैनिफेस्टेशन होती है तो वो सरप्राइजेस की तरह होती है कि अगर आप कहीं निकले हो और आपका कोई प्लान नहीं है कुछ करने का, लेकिन उस दिन आप देखोगे तो कोई अचानक से कुछ प्लान बन गया, उस पूरा दिन बहुत आपका अच्छा गया, एंजॉयबल गया, या आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी किसी जगह पे बहुत अच्छा होने की, उस जगह पे बहुत अच्छा हो गया। या इस तरीके से आप देखो तो कहीं आप ट्रैवल करना नहीं चाहते थे, या फिर आपके मन में
कॉन्शियसली नहीं था उस जगह पे ट्रैवल करना, लेकिन ट्रैवल हो गया उस जगह पे अनजाने में, और वो आपकी लाइफ की बेस्ट ट्रिप बन गई। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इस तरीके वाले सरेंडर मोड में मैं रहता हूँ, जहाँ पर मेरा काम होता है सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट क्रिएट करना, यानी मेडिटेशन करना, अपनी लाइफ में इंजॉय करना, अब्राहम की बुक्स को रीड करना, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को अच्छा रखना, एक अच्छी वाइब्रेशन में रहना, बेसिक मतलब। और उसके बाद बाकी यूनिवर्स का काम है, उसको जो देना है मेरी लाइफ में दे, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उससे। मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूंगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज नहीं है तो आने वाले टाइम में हो जाएगा, और आने वाले टाइम में जब हो जाएगा मेरी डिज़ायर और बढ़ जाएगी, तो आने वाले टाइम में वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किस तरीके का माइंडसेट मेरा आपको नजर आएगा। समराइज कर अगर मैं बताऊँ तो मैं एक्शंस नहीं लेता, मैं सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट पे फोकस करता हूँ, क्योंकि जब मैं अलाइनमेंट में होता हूँ तो एक्शन मेरे नेचुरल हो जाते हैं। जैसे जब आप कोई इंसान गुस्से में होता है तो गुस्से में उसी तरीके का रिएक्ट करता है जैसे उसका गुस्सा बाहर आए, और जब उसका मन शांत होता है तो शांत मन में वो शांत वाली चीजें करता है। अब जैसे आपने एक कहावत के तौर पे हमेशा सुना होगा, बहुत पहले से ही सुना होगा, कि गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लिया जाता, क्योंकि उस गुस्से में अगर आप एक्शन लेते हो, फैसला लेने की कोशिश करते हो, तो वहां पर आप देखोगे हमेशा आप ही को नुकसान होता है। खैर, इस कहावत पे मैं उतना भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपने क्रिएट कर भी ली तो आप उसको सॉल्व ना कर सको, सॉल्व तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन जस्ट एक बेसिक मतलब समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग अपनी लाइफ में बिगाड़ते चीज़ें तभी है जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं या रेजिस्टेंस में होते हैं। जब कोई शांत होता है तब चीज़ें नहीं बिगड़ती हैं। तो बस वही है कि ज़बरदस्ती एक्शंस मैं कभी नहीं लेता, मैं बस अलाइनमेंट पे फोकस करता हूँ, जहाँ मेरी फीलिंग्स अच्छी है, जहाँ मेरी डिज़ायर्स के साथ मेरे बिलीफ मैच हो रहे हैं, उस तरीके से मैं चल रहा हूँ, मेरी लाइफ में सब मैनिफेस्ट होगा। और दूसरा, कर्मा पे मैं बिलीव नहीं करता, मैं जगन्नाथ जी पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि लाइफ में जब देना उन्होंने है एट दी एंड, तो मुझे कर्मा के बारे में सोचकर मैंने करना भी क्या। और ये भी है कि मुझे करना ही नहीं है कुछ, बेसिकली करते तो वो सब कुछ है, यानी जगन्नाथ जी को सब कुछ करना है, तो मेरा तो कर्मा है ही नहीं यहाँ पे। मैं तो बस सोच रहा हूँ, मैं तो बस अलाइनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे वो मुझे दे रहे हैं। अब मेरी लाइफ में वो चीज़ नहीं आ रही है मेरे अकॉर्डिंग, तो मतलब मेरी रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं आ रही है। तो रेजिस्टेंस और कर्मा में जमीन आसमान का फर्क है। कर्मा आपको कह देता है कि हाँ ठीक है, इस जगह पे ये प्रॉब्लम है, तुमने ये पाप किया था, उसकी ये सजा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तुम ये थॉट सोच रहे हो, इसकी वजह से ये चीज़ तुम्हारी लाइफ में रियलिटी बन रही है। तुम ये चीज़ नहीं चाहते हैं, डिफरेंट थॉट सोचो, डिफरेंट रियलिटी बन जाएगी। तो बस यही है कि कर्मा कहता है कि वो चीज़ बदल नहीं सकती, वाइब्रेशन कहती है ये सिर्फ वाइब्रेशन है, इसको बदला जा सकता है। तो वाइब्रेशन जब बदलती है तो एक्शंस भी चेंज हो जाते हैं, मैनिफेस्टेशन भी चेंज हो जाती है। और मैनिफेस्टेशन देने वाला यूनिवर्स है, तो ये सोचना नहीं पड़ता कि ये सही है या गलत है। अगर गलत होगा तो वो पहले ही आपके माइंड में नहीं डालेगा। अगर चलो डाल भी दिया एक बार को, तो जब दे ही वही रहा है, तो मैं नहीं सोचने वाला कि ये गलत है या सही है। मतलब ये सारी चीज़ें मैं उन पे छोड़ता हूँ। मेरा उनका बॉन्डिंग अगर आप देखोगे ना, एक फ्रेंडशिप वाले तौर का है। फ्रेंड्स कैसे होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम में फंस जाए तो अपने फ्रेंड को ही बोलते हैं कि तुम संभालो, मुझसे नहीं संभल रही है वाली चीज़। तो मेरी बॉन्डिंग जगन्नाथ जी के साथ वैसी है। अगर बाई चांस मैं कुछ ऐसा कर दूँ जो मुझे लगता है कि हाँ मेरी तरफ से गलत है या मेरे लिए मॉरली एथिकली गलत है, तो भी मुझे पता होता है कि जगन्नाथ जी इस चीज़ को संभाल लेंगे, मुझे इस जगह पे पढ़ने की अब आगे ज़रूरत नहीं है। तो वो मुझे निकाल देते हैं वहाँ से, और उस प्रॉब्लम में से भी उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो इस तरीके से मेरी लाइफ में मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ। और मैनिफेस्टेशंस को मैं कभी इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि डिज़ायर्स या मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ है, मैं हूँ, मेरी खुशी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर कोई चीज़ मुझे परेशानी देती है तो फिर वो पर्सन चाहे जो भी हो परेशानी देने वाला, वो चीज़ चाहे जो भी हो परेशानी देने वाली, मैं उसको छोड़ देता हूँ। यानी मैं अपने आप को किसी भी पर्सन के साथ या किसी भी चीज़ में कभी भी बांध के रखने की कोशिश नहीं करता। मैं जस्ट अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करता हूँ, जहाँ मुझे अच्छा लग रहा होता है मैं रहता हूँ, नहीं लग रहा होता मैं निकल लेता हूँ। और उस चीज़ को भी मैं जगन्नाथ जी के ऊपर छोड़ देता हूँ, यानी डिसीजन भी मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ कि मैं इस जगह पे कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, इस जगह पे मुझे नेगेटिविटी लग रही है, इस जगह से इस पर्सन से मैं दूर हो जा रहा हूँ। मतलब अपनी वाइब्रेशन को बेटर करने के लिए मैं टेम्पररी बेसिस पे इस रिलेशनशिप को या इस पर्सन को या इस चीज़ को मैं छोड़ रहा हूँ। आगे का बाद में देख लेंगे। अगर इन फ्यूचर भी वो डिज़ायर चेंज नहीं होती है तो मतलब हाँ ठीक है कि मेरी इच्छा है कि उस जगह से मैं परमानेंट निकल लूँ या उस पर्सन से मैं परमानेंट निकल लूँ, तो मैं निकल लेता हूँ। जैसे क्लासेस थी कि जहाँ पर जाकर के एंड में मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि हाँ ये चीज़ है जो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं करना चाहूँगा, फिर चाहे जो भी हो जाए मैं नहीं करूँगा तो नहीं ही करूँगा। तो बेसिकली अगर आप देखोगे इस तरीके का मेरा माइंडसेट है कि मैं कभी भी किसी चीज़ के पीछे भागता नहीं हूँ। एक जगह पे मैं खड़ा रहता हूँ, सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में फोकस करता हूँ, अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान देता हूँ, अपने लिए सारी चीज़ें करता हूँ। किसी को कुछ भी प्रूव करने की इच्छा नहीं है मेरे अंदर कि मैं किसी को ये बताऊँ कि मेरे पास ये है, मैं अपनी लाइफ में ये कर सकता हूँ या वो कर सकता हूँ। मैं बस एक टीचिंग के तौर पर वो चीज़ें बताता हूँ। इवन मुझे वीडियोस में भी आना नहीं पसंद, मुझे ये भी नहीं पसंद कि कोई मुझे पर्सनली जाने, यानी मुझे नाम से जानते, मेरे काम से जानते, मेरे लिए इतना काफ़ी है।
और एक सरेंडर वाला मोड हमेशा ऑन रहता है कि यूनिवर्स पे सारी चीज़ें छोड़ दी है, देना उसी ने है एट दी एंड। तो सही गलत मैं भी नहीं पढ़ता हूँ, कर्मा पे भी बिलीव नहीं करता हूँ, या इसको और करेक्ट वर्ड करते हुए बोलूँ तो अपने बिलीव्स में अपने हिसाब से रखता हूँ, दुनिया के हिसाब से अपने बिलीव नहीं रखता कि दुनिया अगर इस चीज़ को सच मानती है तो ज़रूरी नहीं है कि ये सच अपना भी हो। दुनिया जो सच मानती है मैं उससे डिफरेंट अपना सच भी रख सकता हूँ, दुनिया जिस चीज़ पे बिलीव करती है मैं उससे डिफरेंट बिलीव भी रख सकता हूँ। तो बेसिकली इस तरीके का बिलीफ है मेरा। और कभी भी मैं एक्शंस नहीं लेता ज़्यादा, हमेशा मैं अपनी अलाइनमेंट पे फोकस करता हूँ, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करता हूँ। और ये एक वर्ड अलाइनमेंट, इसी में आप देखोगे तो आपकी लाइफ की सारी डिज़ायर्स वैसे ही मैनिफेस्ट हो जाती है जब आप इस पे वर्क करते हो। तो अगर आप स्टिल कंफ्यूज्ड हो अलाइनमेंट वर्ड पे, तो अलाइनमेंट से रिलेटेड जो वीडियो है मेरे चैनल पे वो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है, यहाँ से जाकर के आप उसको देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।